हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जानने का हक में आपका स्वागत है। हम जानते हैं सूचनाएं किस तरह से हमें सशक्त करती है और कई बार ये सूचनाएं हमें आज के माहौल के बारे में काफी कुछ बताती है। पिछले दिनों एक आरटीआई के आंकड़े इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे देश की उच्च जो शिक्षा का स्तर है उसमें शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भी शिक्षकों की भारी कमी है। और इतना ही नहीं, कई बार ये आंकड़े ये भी बताते दिखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार एक जो है अपनी जगह बनाता दिखता है जहां तक शिक्षकों की भर्ती का मामला है, खासकर उच्चतर शिक्षा के मामले में अगर देखें। आज जानने का हक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सूचना का अधिकार वो जरिया रही है जिसने कई बार सिर्फ सच ही सामने नहीं लाए बल्कि हालात को बदलने की शुरुआत भी की। भारत तेजी से एक सूचना समाज बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा से एक मुद्दा रही है। पिछले 2 सालों में हालांकि कई पहल केंद्र सरकार की ओर से हुए हैं, लेकिन सालों से चली आ रही व्यवस्थाओं को बदलने में लगता है अभी वक्त लगेगा। 2015 में एक आरटीआई के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य के विश्वविद्यालयों से शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में कई ऐसी जानकारियां सामने आई जो ये बताती हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में भारी अनियमितता बरती जा रही है या जगहें खाली हैं। उत्तराखंड के HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय ने स्वीकृति से ज्यादा 45 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति कर ली, जबकि आरक्षित श्रेणी में कई दर्जन पद खाली ही रह गए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 60 पद अतिरिक्त भरे गए। आरटीआई के मुताबिक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सामान्य वर्ग में 39 और SC कोटे में 15 पद स्वीकृत पदों से ज्यादा भर लिए गए। इस मामले की अभी CBI जांच चल रही है। सभी वर्गों में शिक्षकों के सबसे ज्यादा 1667 पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। उत्तराखंड के एक विश्वविद्यालय में 165, जम्मू और कश्मीर के 2 विश्वविद्यालयों में 172, हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में 145, हिमाचल प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में 121, पंजाब के एक विश्वविद्यालय में 111 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद खाली थे। इसी बहस में अगर प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल कर लें तो हजारों ऐसे स्कूल हैं जो आज भी बिना शिक्षक के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आंकड़े बताते हैं कि देश के अगर हम उच्चतर शिक्षा की बात करें तो हजारों की संख्या में जो है शिक्षकों के पद, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके पद खाली हैं। और इतना ही नहीं, इसमें कई बार आरक्षण की नीतियों का भी उल्लंघन होता दिखता है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं JS राजपूत साहब जो NCERT के पूर्व निदेशक हैं। हमारे साथ हैं अमित निरंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी आरटीआई से आंकड़े सामने आए हैं। और हमारे साथ अमृता जौहरी हैं, जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, मैं आपसे अगर शुरू करना चाहूँ, आपकी आरटीआई से इस पूरे मामले का एक तरह से कई आंकड़े सामने आए हैं। किस तरह की ये तस्वीर मोटे तौर पर पूरे देश में जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो हमारे सामने ये आंकड़े रखते हैं? दरअसल होता क्या है कि गाइडलाइन UGC बना देती है अपनी तरफ से, लेकिन सीट भरने की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ की होती है। अब यूनिवर्सिटी उसको अपने स्तर पे भरने की कोशिश करती है और दिखावे के तौर पे विज्ञापन निकालती है, लेकिन गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि आपको बैकलॉग भरने के लिए जो आरक्षित पद है OBC, ST, ST, आपको अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए आपको वर्कशॉप्स करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, फिर आप उसके लिए विज्ञापन निकालिए, फिर उसके बाद आप फिर जगह लीजिए। जब हम पूरे एस्पेक्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि लगभग 58 से 60% लगभग SC, ST, OBC के पद खाली हैं। और हैरत की बात करें और अगर डिटेल में जब हम जाएं तो आमतौर पे औसत तौर पे एक दलित प्रोफेसर भी आपको हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाला है। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही हमारे लिए, जहाँ जब ऐसी बातें निकल के आती हैं कि जब यहाँ पर आरक्षण कम मिल रहा है और यहाँ पर आरक्षण ज्यादा मिल रहा है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से होता रहा है और ये हर साल होता रहता है। और UGC मुझे समझ में नहीं आता कि गाइडलाइन निकालने के अलावा कुछ और क्यों नहीं करती है। चाहे तो इन पर
लगाम कस सकती है। राजपूत सर, अगर आप देखें इस जो एक तस्वीर जो सामने आती है कि हम स्किल इंडिया और लोगों को ज़्यादा एम्पावर्ड करने की, ज़्यादा शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाने की बात करते हैं और उसमें शिक्षक ही नहीं है, तो किस तरह की तस्वीर आपको लगती है? देखिए, आरटीआई से जो सूचना मिली है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं, और हम कम से कम 10-15 साल से इस बात को जानते हैं कि अध्यापकों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी व्यवस्था जब उसका प्रसार होता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। हमने बहुत से विश्वविद्यालय खोले और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, राज्यों ने बहुत से खोले, मगर राज्यों ने पैसे नहीं लगाए। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी खोली हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या हुआ है कि हमारी गुणवत्ता उच्च शिक्षा में तभी होगी, तभी हमें अच्छे लोग मिलेंगे, तभी हमें वो लोग मिलेंगे जो विषय में रुचि लेते हो, जब स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। और स्कूल शिक्षा में भी कम से कम 10-12 लाख अध्यापकों की कमी की बात सारे देश में अक्सर कही जाती है, और आप भी हम सब उससे परिचित हैं। एक बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय में अध्यापक होने के लिए अनेक वर्ष लगते हैं, और उसमें वही व्यक्ति आता है जिसकी विशेष रुचि हो। अब अगर आपने कक्षा 12 के बाद बच्चे में रुचि पैदा नहीं की है किसी एक विषय में, तो वो आगे नहीं बढ़ता है, वो किसी बीपीओ में काम करने लगता है, छोटी नौकरी कर लेता है, या कोई भी विषय लेकर के डिग्री के लिए आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये वहाँ पर भी अगर रुचि उसकी नहीं पैदा हुई तो एमए करेगा, लेकिन कुल मिलाकर फिर वो सारी व्यवस्था में नहीं आएगा। एक तो कारण ये है। एक और बात है जो हमें इस समय जरूर देखनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बताता है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें लगभग औसतन 2-3 साल में ये परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कभी कि फला तारीख तक जिसने पीएचडी किया उसे नेट पास करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल, उसको एमफिल किया है तो उसे नेट पास कभी जरूरी है, कभी। इससे क्या हुआ, लोग पीछे हट गए कि यहाँ कोई अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले इस पर फिर परिवर्तन हुआ है, अभी हाल में ही परिवर्तन हुआ है। तो एक जब आप एक बड़ी व्यवस्था में जाते हैं तो युवाओं के सामने एक स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, मुझे अध्यापक बनना है, आज मैं बीए में पढ़ रहा हूँ तो मुझे 6 साल लगेंगे और मैं एक मनो उसे जाता हूँ। लेकिन इसमें भी कई बार कहा जाता है कि जो बदलाव होते हैं, जो न्यूनतम क्राइटेरिया जो होता है, उसमें कई बार दबाव होता है, कई तरह के, उसमें भी इस तरह की भी बातें सामने आती हैं। जी हाँ, ये चूँकि मैं इसमें रहा हूँ, मैं जानता हूँ दबाव होते हैं, लेकिन अब जब स्थिति बिगड़ गई है, जब स्थिति को संभालना है, तो निश्चित रूप से सभी को एक साथ बैठकर अगले 5 साल 10 साल हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि कहा गया जो फला तारीख तक पीएचडी कर लेगा उसे नेट नहीं पास करना पड़ेगा। और उन वर्षों में अगर आंकड़े आप मांगे तो आपको लगेगा कि पीएचडी प्राप्त करने वालों की संख्या कई गुना हो गई। गुप्ता जी, इस तरह की आरटीआई पहले भी आए हैं जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में कई बातें सामने लाती हैं, विश्वविद्यालयों के बारे में सामने लाती है। आपको लगता है कि जो ये बातें सामने ला रही है इसमें कि आरक्षण और उससे जुड़े प्रावधानों का भी इसमें कई बार उल्लंघन होता दिखता है, कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को आप? सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि सूचना के अधिकार कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इस प्रकार के मुद्दे जो कि जन चेतना, जन चिंतन के मुद्दे हैं, वो सामने आ रहे हैं। राजपूत जी ने बताया कि सरकार में तो लोगों को अंदर ये चीजें पता है, लेकिन क्योंकि जनता को नहीं पता, इसलिए उस प्रकार का ना इस पे डिबेट हो रहा है और ना उस प्रकार का प्रेशर पड़ रहा है। यदि इस प्रकार की जानकारी बाहर आती है तो ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ से हम कम से कम बातचीत तो शुरू करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि मेरे को लगता है कि ये आंकड़े खुद में बहुत शॉकिंग है कि 60% तक की वैकेंसी है, लेकिन इनको हमें थोड़ा और खोदना पड़ेगा, थोड़ा और समझना पड़ेगा। क्या ये वैकेंसी इसलिए क्योंकि कुछ एफर्ट ही नहीं किया गया उनको फिल करने के लिए? क्या ये वैकेंसी इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिया और उसकी डेडलाइन इतनी कम रखी कि लोग अप्लाई नहीं कर पाए? क्या इसलिए कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया लेकिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया? या फिर क्या इसलिए कि इंटरव्यू होने के बाद भी सबको रिजेक्ट किया गया? और उसमें फिर आपको समझना पड़ेगा कि क्या कोई उसमें बायस है, क्योंकि ये चीजें जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़े, तो जो ये सारे हमारे मुद्दे हैं डिस्क्रिमिनेशन के, इन सबको हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज तो है कि लोगों को आरटीआई एप्लीकेशन भी नहीं डालनी पड़नी चाहिए इस प्रकार की जानकारी के लिए। धारा 4 के तहत हर एक यूनिवर्सिटी को अपने वेबसाइट के होम पेज पे आप एक बड़ा टिकर डालिए कि कितनी वैकेंसी है, उसमें कितनी SC ST OBC है, उससे खुद ही एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि पारदर्शिता का असली मायना तो जवाबदेही है। तो ये जानकारी निकल के आएगी, उस पर खुद प्रेशर पड़ेगा।
दूसरी चीज़ है मेरे ख्याल से कि जब इस टाइप की सूचना हमारे सामने आती है तो जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें बात करनी पड़ेगी। क्यों इतने सालों से जब ये जानकारी पता है तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा? क्या यूजीसी केवल एक रिकमेंडेशन, एक एडवाइजरी निकाल के अपने हाथ धो सकती है? तो इसके ऊपर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे परफॉर्मेंस से लिंक करें। क्या इसको ग्रांट मेकिंग के साथ लिंक किया जाए, क्या इसको किसी और टाइप की लिंक किया जाए जिससे कि यूनिवर्सिटी पे भी प्रेशर पड़े और साथ में यूजीसी पे भी। अमित जी, अगर हम देखें इस पूरे मामले पे एक बात ये भी दिखती है कि कई बार एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है, वो फिर प्रक्रिया होती है, फिर वो जीरो से शुरू की जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो दरअसल में ये क्या है, पूरा मामला क्या है? मामला क्या है इसमें? ये प्रक्रिया आखिर पूरी क्यों नहीं होती सालों सालों तक भर्ती की प्रक्रिया? क्या आपका इसमें अनुभव? इसमें जो होता है, इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये भी होती है कि यूनिवर्सिटी उसे पर्सनली किस स्तर तक लेना चाहती है, कि अगर उसने विज्ञापन निकाल दिया, विज्ञापन निकालने के बाद वो अपने आप को जिम्मेदार मुक्त समझे कि मैंने विज्ञापन निकाल दिया और हमारे पास अपने आप लोग आ जाएंगे। जो उस स्तर तक को भी अगर छू लेते हैं बच्चे, आप उनको वक्त तो दीजिए। आप सेशंस ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सेशंस की बात कहीं नहीं होती है, गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है। ठीक है कि आप उनकी वर्कशॉप्स ले सकते हैं, कहीं नहीं होती है वर्कशॉप। कभी आपने ना खबरें सुनी होंगी और ना ही ऐसी बात उजागर होकर आई होगी कि भैया इनकी वर्कशॉप्स लेने के बाद जो है इनकी भर्ती हुई है। आप उसी सीट को भरने के लिए फिर आप गेस्ट फैकल्टी निकालते हैं। आप बार बार इसकी प्रक्रिया करते हो, गेस्ट फैकल्टी भी 6-6 महीने या 1-1 साल के लिए रख के फिर आप उसको निकाल देते हैं बाहर। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप जब तक ईमानदारी से नहीं करेंगे, ये हमेशा ही खाली रहेगी। आप 2 साल इसको ईमानदारी से कर जाइए कि हमें कम से कम एक कैटेगरी को उठा लिया, किसी आरक्षित वर्ग के, किसी भी एक कैटेगरी, मुझे इसको हर हाल में इसमें कम से कम 50% तक बैकलॉग खत्म करना है। आप कर ले जाएंगे क्योंकि गाइडलाइन काफी कुछ कहती है आपके लिए। ठीक है। इसमें एक बात और निकल कर आया है राजपूत जी, मैं देख रहा था कि जो तकनीकी विश्वविद्यालय, खासकर आईआईटी और इस तरह के विश्वविद्यालयों की बात, उसमें बहुत बड़ा बैकलॉग है। इसमें सब सारे श्रेणी के शिक्षकों की अगर बात कर ले तो उसमें एक बात सामने आ रही कि उस तरह के स्किल्ड, उस तरह के परिपक्व या प्रवीणता जिनमें है, उस तरह के टीचर भी नहीं मिल रहे। और एक बड़ी बात कही जा रही है कि माहौल और वेतन और कई तरह के मुद्दे हैं उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो तकनीकी संस्थाओं में जो बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, प्रतिभावान होंगे, उन्हें जब विकल्पों में वो जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय में या उसी संस्था में काम करने से बेहतर विकल्प जल्दी मिल जाते हैं, बड़े अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, वो चले जाते हैं। विदेशों में नहीं, अपने देश में ही मिल जाते हैं। विदेशों चले जाते हैं, अपने यहाँ ही मिल जाते हैं। अब उसको आप कहते हैं आप एमटेक करिए फिर पीएचडी करिए, इसके लिए इतनी उसके पास धैर्य नहीं होता है, न वो करता है, पहली बात। इसलिए जैसे आपने कहा अनेक व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि जो, और ये मैं जानता हूँ 1960-62 में जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था इलाहाबाद में, वहाँ पर जो टॉप करता था उसको बिना किसी प्रक्रिया के लेक्चरर बना दिया जाता था एडॉप। जैसे ही वैकेंसी आती थी 2 महीने 3 महीने इमीडिएटली, दूसरी आई तो नंबर 2 को। उससे क्या होता था, उसका मन लगने लगता था। वो कहता हाँ, जो एक सम्मान मिल जाता है, एमएससी चाहिए, बाद में देखा जाएगा, आप पीएचडी करें न करें, करते रहें, हमें ये करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में नंबर 1, 2, 3, 4 आते हैं, हमें प्रतिभावान लोग ही चाहिए विश्वविद्यालय में, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल। उनको आप आगे लाइए, और जो आरक्षित श्रेणी में जो विद्यार्थी हैं उनमें भी आप 5-10 को ले लीजिए जो सबसे आगे हैं, उन्हें 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने तैयार कराइए। हमारे राष्ट्रपति जब इस पद पर आए थे तो उन्होंने पहला काम जो किया था, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बुलाया और उनसे कहा कि आप नियुक्तियों को पूरा करिए। तब से हर 6 महीने में वही बात कर रहे हैं और अनेक विश्वविद्यालयों ने काम किया हुआ है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, इग्नू से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन दोनों जगहों पर सारी वैकेंसीज वेबसाइट पर हैं और लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, प्रयास हो रहा है। ठीक है। अगर आप ये देखें कि पिछले 2-1.5 साल में कितने हुए हैं, तो निश्चित आप पाएंगे कि जो इसमें उछाल आया है नंबर में, लेकिन उपयुक्त लोग नहीं होंगे तो ये समस्याएं होंगी। ठीक है। क्या लगता है जो राज्य हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ क्या समस्या कुछ ज़्यादा गंभीर दिखती है आपको, क्योंकि संसाधनों का भी मसला आता है और क्या मसला, इसको कैसे देख सकते हैं? राज्यों में तो है, और इसमें उनकी अपनी खुद की नीति बीच में आ जाती है। जैसे कि हम अगर आरक्षण की बात करें तो वो पहले प्रायोरिटी अपने
स्टेट को देते हैं। अगर किसी बाहर वाले बंदे ने किया जो उसके लिए योग्य भी है तो वो पीछे रह जाता है। ठीक है। संसाधनों का अभाव तो रहता ही है, वो सभी जगह है, वो कह सकते हैं इस बात को। ठीक है। दूसरी चीज ये कि राज्यों में जो बार बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भी आती है कि असमानताएं और फिर एक ईमानदारी वाली बात, वो वहां पर भी लागू होती है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कई इस पूरे समस्या के कई आयाम है, और इसमें एक बड़ा आयाम ये भी है कि क्या संसाधनों का मसला भी है, और अगर है तो वो किस स्तर पे इसका समाधान हो सकता है और किस तरह के संकेत हमें मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जानने का हक, और हम बात कर रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षकों की कमी का मुद्दा है, और पिछले दिनों जो सूचना के अधिकार से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आखिर वो किस तरह के गंभीर सवाल पैदा करते हैं। अमिता जी, अगर इस बात की तरफ हम जाएं कि केंद्र, राज्य और अलग अलग स्तर पर जो शिक्षण संस्थान है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा है, आपको लगता है ये जो समस्या आप उसकी प्रकृति बदलती है अलग अलग स्तरों पर देखें तो? जी ज़रूर इसकी प्रकृति बदलती है, क्योंकि मेरे ख्याल से संसाधन अलग हैं हर एक लेवल पे। अगर हम उसे देखें कि गांव के लेवल पे स्कूल के लिए क्या संसाधन है, राज्य के लेवल पे और केंद्रीय लेवल पे। लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी कि एक चीज़ जो हम बार बार देख रहे हैं, और वो भी आरटीआई कानून की एक उपलब्धि रही है कि हम चाहे हम उसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देखें, खाद्य सुरक्षा कानून देखें, सर्व शिक्षा कानून देखें, तो इनके ऊपर जब हम आंकड़े निकाल रहे हैं तो ये बार बार समझ में आ रहे हैं कि संसाधन कम है और उसके कारण पॉलिसी या कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यदि सरकार सीरियस है कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो लॉ पास करने से पहले आप एक वाइट पेपर तैयार करिए। वाइट पेपर एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कि पूरे विश्व में होती है कि उस पॉलिसी के लिए कितने संसाधन चाहिए, फाइनेंशियल अलग, पैसे वाले धनराशि अलग, और लोग कितने चाहिए, और उसके ऊपर एक पूरी स्टडी करके तभी आप उन कानूनों को लाइए। वरना कानून की खुद की जो एक पूरी ताकत है वो हम कमजोर करते हैं, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि लोगों के पास अब एक कानूनी अधिकार है, लेकिन फिर हम बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये जवाबदेही तभी तय होगी अगर शुरू से, जब ये ड्राफ्टिंग से शुरू होते हैं, तब से हम साथ साथ संसाधनों की बात करें। लेकिन एक और मुद्दे पे मैं छूना चाहूंगी जो आपने पहले उठाया था, आपने भ्रष्टाचार की बात की थी। मेरे ख्याल से हो सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्तर पे वो इतना है कि नहीं है, उस पर शायद बाकी लोग ज्यादा उस पर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो चाहे हम व्यापम स्कैम देखें, चाहे जो भी एक रिक्रूटमेंट स्कैम निकल के आए राज्यों के स्तर पे, इन सब के ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे शिक्षा से लिंक्ड हैं। तो चाहे हम देखें वो एग्जाम से लिंक्ड हो, चाहे वो फेक सर्टिफिकेट्स का मामला हो, और इसमें बार बार एक ही चीज निकल के आ रही है कि जो लोग इनके ऊपर शिकायतें कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर आरटीआई डाल रहे हैं, उनके ऊपर खुद कितना दबाव बैठ रहा है। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि यदि इन सब चीजों की हम जवाबदेही देखना चाहें, तो दो और जो कानून जो बहुत समय से पेंडिंग चल रहे हैं, लोकपाल कानून और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून जो कि शिकायतकर्ता सुरक्षा कानून है, उन दोनों को भी लागू किया जाए। जब एक पेपर पे पूरी तस्वीर सामने आ जाती है तो किस तरह का अंतर पैदा करती है इस व्यवस्था पे, सरकारों पे, क्या अनुभव है आपका? सबसे बड़ी तो मतलब अगर हम देखें तो जो चीज़ हमने बार बार सुनी है, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि राशन की दुकान वाला भी हमें वही चीज़ बोलता है और सबसे बड़ा अधिकारी भी हमें वही चीज़ बोलता है। जब हम आरटीआई से आंकड़े निकालते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आपको लगा नहीं कि मतलब 60% वैकेंसी थी, आपको कुछ करना चाहिए था, या राशन वाले से पूछते हैं कि भैया सारे ही सिग्नेचर्स फ्रॉड हैं, तो उनका हर एक का एक जवाब होता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि लोगों के ऊपर प्रेशर डलता है कि ये आंकड़े आज नहीं तो कल सामने आएंगे और उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी के वीसी से पूछा जाए। राजपूत जी ने हमें 2 अच्छे एग्जाम्पल बताए, लेकिन क्या वो सभी यूनिवर्सिटीज की स्थिति है? और क्यों ना उनसे पूछा जाए, आप उनको पूछिए कि आपने, हम ये नहीं बोल रहे कि खाली
क्यों है, हम बोल रहे हैं आपने क्या क्या एफर्ट्स करे, और उसके ऊपर फिर समझा जाए कि क्यों ऐसा है कि SC ST OBC के खाली रह रहे हैं। जहाँ पे आपने बात की कि उपयुक्त लोग मिल रहे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से ये भी बोलना कि बिल्कुल ही उपयुक्त लोग नहीं है वो भी सही नहीं रहेगा, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एफर्ट्स ही नहीं किए जा रहे और जानबूझ के खाली रखा जा रहे हैं इन स्लॉट्स को। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा अमृता जी के में, इसका एक तरीका और हो सकता है आगे की बात में, कि आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं 4-5 लोग जो भी बैठे हैं, आप उसकी क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। पॉसिबल कहने के लिए पहली नज़र में हो सकता है कि हाँ ठीक है ना हो, लेकिन कोशिश तो करिए एक बार, कम से कम आपकी नीयत तो दिखेगी। ठीक है राजपूत जी, एक इसमें हम जो राज्यों के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उसकी बात करें, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक अलग मसला है और उसमें भी कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। हम जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले मेडिकल के कॉलेजों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, कैसे इसको आप देखते हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम अध्यापकों की कमी की बात करते हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, आप कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस सब के पीछे केवल एक तत्व है कि हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रति हमारी आस्था थी वो कम हो गई, जैसे इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। आज 1960 में आप कुलपति का कितना महत्व होता था, कैसे लोग उस पदों पर थे, अब वो स्थिति आज नहीं है, आज उतना सम्मान नहीं रहा है। तो जो कहते हैं ना, जब शिक्षा में अध्यापक की या कुलपति की साख कम हो जाती है तब इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। आज भी राज्यों की बात आप कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को जब सैंक्शन मिलता है तो उनकी बड़ी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, सारे लोग जानते हैं। और उसको वो क्या करते हैं कि आपने कोर्स में ले लिया, बच्चों को 60 को भर्ती कर लिया, उनके बड़ी फीस ले ली, लेकिन जहाँ 6 अध्यापक होने चाहिए आपने 1 से काम चलाया। नतीजा ये होता है कि जब ये विद्यार्थी डिग्री लेकर बाहर जाता है तो उसे कोई पूछता नहीं। आज MBA के कॉलेज बंद हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हमें तो और इंजीनियर चाहिए, हमें तो और MBA के लोग चाहिए। तो आप चूंकि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, तो ये कहाँ है, ये प्राथमिकता में कहाँ है? देखिए, ये वो सारा जो जुड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा ना कि राशन की दुकान वाले से लेकर के ऊंचे से ऊंचे स्तर के लोग, हम कहीं न कहीं मानवीय स्तर पर अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं इस सब के द्वारा। और जब तक हम, जैसे मैं ये कहूँगा कि राज्यों में कुलपतियों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर राजनीति कार्य करती है। अब कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कुलपति बनता है तो आप उससे बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। और ये ऐसे तथ्य हैं जिनको ये नहीं कहा जा सकता है इसको ढके रहिए, सबको मालूम है, सब जानते हैं। इसी में क्या एक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक और समस्या है, जो हमारे नए विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में खुले हैं, वे ऐसी जगहों पर खुले हैं जहाँ जाने में लोग हिचकते हैं। कई बार ये समस्या थी। नवोदय विद्यालय जब बने थे बहुत अच्छे थे, रेजिडेंशियल से सब थे, मगर अच्छे टीचर्स वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, वो सब प्रबंध बाद में हो गया, हो गया। ठीक है। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है बिल्कुल कि सबसे पहले अपनी संस्थाओं को इतना ठीक कर दे कि वो और एक साख के साथ कह सके कि अगर हम ठीक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते। एक इसमें अब हमारा समय लगभग खत्म हो गया है कि एक मुद्दा ये भी बार बार उठता है कि जब भर्तियां नहीं होती हैं तो उसमें फिर गेस्ट फैकल्टी तदर्थ जो एडॉक बेसिस पे जो लोगों को लाया जाता है और एक व्यवस्था वैसी बना ली जाती है और कहीं ना कहीं उससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये इस बिल्कुल सही है। क्यों हुआ क्या है कि देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी डिसीजंस लेती है तो वो कुछ जो संवेदनाएं उन्हें भूल जाती है। जैसे ये जो गेस्ट फैकल्टी की बात विश्वविद्यालय में ही नहीं है, ये पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी की व्यवस्था जब से स्कूलों में शुरू हुई बिल्कुल तब से राज्य शिथिल हो गए रेगुलर नियुक्त करने में। बिहार में रेगुलर नियुक्तियां पता नहीं कितने साल से बंद है। ठीक है। अब जो 22 साल 28 साल का व्यक्ति पढ़ाने जाएगा और उसे पता ही नहीं है कि कब उसे निकाल दिया जाएगा, न उसका मन लगता है, न वो कार्य कर पाता है और वो अनिश्चय की स्थिति में रहता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी व्यवस्था पर पड़ा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, जो तस्वीर सामने आ रही है कि पारदर्शिता एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ इच्छा शक्ति और पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो, जिसमें समयबद्ध तरीके से ये सारी नियुक्तियां और सारे काम हो, तो शायद जो आने वाला वक्त है वो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी आपका, अमित जी आपका और राजपूत जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। और जानने का हक के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।